बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम सईद है और मैं सरबराह हूँ शोबा न्यूरोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर। आज हम पीएमसी पाक मेडिकल सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लाए हैं। तो आज हम मिर्गी के मुताल्लिक कुछ बात करेंगे। इंग्लिश में इसको एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो बुनियादी तौर पर इसमें इशू क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक कंप्यूटर की मानंद है, जिसमें से कोई लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं। मिर्गी के अंदर होता ही है कि इन तारों में से चंद तारें जो हैं वो स्पार्क करना शुरू कर देती हैं, और अगर ये स्पार्किंग एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक शॉर्ट सर्किट की सी शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर ये पूरे ब्रेन में एक डिस्चार्ज की तरह फैल जाती है, जैसे एक बैटरी डिस्चार्ज करती है। उसके नतीजे में जिस्म की तमाम तारों में एक शदीद बरकी इखराज होता है और उसके नतीजे में ये सारे जिस्म के पट्टे जो हैं वो फड़फड़ाते हैं। जब तक कि ये बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, तो ये लगभग 1.5 से 2 मिनट तक का ये अमल होता है। तो जिसमें ये पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर जो है ये दौरा रुक जाता है। अब चलते हैं, ये तो एक इसकी साइंटिफिक बेसिस थी ताकि आपको थोड़ा सा इस मर्ज़ के बारे में समझ आ जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में जो कॉमन सवालात जो हमसे किए जाते हैं, वो मरीज़ के जो लवाहिकीन हैं वो अक्सर पूछते हैं कि इस दौरे को हमने कैसे रोकना है, और इस दौरे के दौरान जो हमारे मरीज़ को अगर ये हो रहा है तो हमें क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है वो ये है कि इस दौरे के दौरान आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो अपनी तरफ से आपने इसको रोकने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि जितना भी आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे आप डैमेज को मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जिसमें हमें बताते हैं कि जो लोग हैं वो मरीज़ की टांगें पकड़ लेते हैं, 2 लोग मरीज़ के बाजू पकड़ लेते हैं और 5वां मरीज़ के पेट पे चढ़ के बैठ जाता है इस दौरे को स्टॉप करने की। तो आप ये ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसने मसल्स से पास करना ही करना है। अगर जबरन आप पट्ठों को रोक भी लेंगे तो ये सारा प्रेशर जो है इंटरनल जॉइंट्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे जब 1.5 से 2 मिनट के बाद ये दौरा रुकेगा तो या मरीज़ का शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा या ये क्लेविकल हस की हड्डी जो है ये फ्रैक्चर हो जाएगी। और ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जिनको ज़बरदस्ती स्टॉप करने की कोशिश की जाती है तो वो कोई ना कोई हड्डी उनकी या फ्रैक्चर हो जाती है या डिसलोकेट हो जाती है। इसी तरह अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जी इस दौरान मरीज़ को सांस नहीं आएगा, तो वो कोई ना कोई चम्मच या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मुंह में जो है उसके पुशन करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका मुंह खुल जाए, और अक्सर इससे भी आप जो है डैमेज को मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं। जब दौरा रुकता है तो पता चलता है कि मरीज़ के इंसाइसर जो हैं, अगले दांत जो हैं वो टूट गए हैं, या गम ब्लीडिंग हो गई है, या मज़ीद डैमेज जो है वो आपने उसको कर दिया है। पहली तो ये बात ये है कि आपने इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द सीजर्स जो हैं ये 1.5 से 2 मिनट में खुद ब खुद स्टॉप कर जाते हैं। आपने शुरू में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट वेट करना होता है ताकि ये सीजर स्टॉप कर जाएं। हाँ, उस दौरान अगर कोई जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि मरीज़ के इर्द गिर्द अगर कोई ख़तरे की चीज़ पड़ी है तो उससे जो है ना पीछे कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मरीज़ कुकिंग कर रहा है और पास आग पड़ी है, हीटर पड़ा है, तो उसको आप पीछे कर दीजिए। कोई पास शार्प ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, छुरी पड़ी, कांटा पड़ा, प्लेट पड़ी, ग्लास है, वो चीज़ें आप पीछे से हटा दीजिए। हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर दें। मरीज़ अगर ख़ुद कोई ख़तरे की जगह पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बेड के किनारे पर है, तो आप उसको मूव करके सेंटर ऑफ द बेड में कर दें ताकि वो या गिर ना जाए और उसको कोई चोट ना लगे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मरीज़ ने कोई टाई बांधा हुआ है, उसकी नॉट को आप लूज़ कर दें। अगर कोई ख़ातून है उसने गले में जो है वो दुपट्टा ज़ोर से लपेटा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा लूज़ कर दें। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और फिर जब दौरा स्टॉप हो जाता है उसके बाद जो है आप उसको एक करवट पे कर दें लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में। अब आप उसका मुंह खोलें और अगर उसमें कोई ब्लड क्लॉट या कुछ सिक्रीशंस हैं तो उसको उंगली के साथ आप रिमूव कर सकते हैं और मरीज़ को लेटा रहने दें। वो अपनी ऑक्सीजन पूरी करेगा और वो धीरे धीरे ही विल कम बैक टू कॉन्शियसनेस। इसमें कुछ देसी टोटके भी हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ही मशहूर हैं कि जी दौरे को स्टॉप करने के लिए या कोई पुराना टूटा हुआ जूता रखा होता है जिसको हम कहते हैं जी टूटा छितर, या कोई खोते की लिद वगैरह, कोई ऐसी चीज़ घर में संभाल के रखी होती है कि जी ये मिथ प्रेवलेंट है कि ये चीज़ें आप सुंघाएंगे मरीज़ को तो ये दौरा स्टॉप हो जाएगा। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसा कि बताया कि रफली मोर देन 95% जो सीजर्स हैं वो खुद ब खुद
1.5 मिनट में रुक जाते हैं। तो जितनी देर पर में आप ये गंदी सी चीज़ ढूंढ के लेके आते हैं और उसके मरीज़ के नाक पे रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली तब तक ठीक हो जाता है। तो आप समझते हैं जी कि ये कोई टूटे हुए जूते का कोई कमाल है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं और वो मौजू ये है कि ये भी हमारे माशरे में मिथ प्रेवलेंट है जी कि ये मिर्गी के मरीज़ की शादी। तो जी ये आप जो है बात नोट फरमा लीजिए कि मिर्गी का जो मरीज़ है वो बिल्कुल शादी कर सकता है और उसके यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी जो है औलाद हो सकती है। तो ये बिल्कुल मिर्गी में शादी की कोई ममानियत नहीं है। और जो हमारे यहाँ ये प्रेवलेंट है, ये मिथ है जी कि किसी की मिर्गी हो गई तो उसकी शादी ना करें, उससे कोई रिश्ता ना करें, ये बिल्कुल गलत है। नॉन साइंटिफिक जो है ना ये बेसिस पर ऐसी बातें मशहूर की गई हैं। तो मिर्गी के मरीज़ों के सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ों की शादियाँ भी होती हैं, उनके बिल्कुल नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। बस ये ख्याल रखना होता है कि अगर कोई आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो गई है तो आप प्रेगनेंसी से पहले एक दफ़ा अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि ये देख लिया जा सके कि आपको सेफेस्ट जो एंटी एपिलेप्टिक दवाई है उस पे शिफ्ट किया जाए ताकि आप प्रेगनेंसी में एक सेफ दवाई के साथ दाखिल हों, दवाई आपके लिए भी सेफ़ हो और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी सेफ़ हो। तो ये बस ज़रूरत। और हाँ, कुछ डॉक्टर हज़रात ऐसा भी कर देते हैं कि मिर्गी का मरीज़ को प्रेगनेंसी होती है तो उसकी मिर्गी की दवाएं बंद कर देते हैं। ये भी इंतहाई जो है मिसकंसेप्शन पर बेस्ड है। साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि मिर्गी की दवाई ना देने का नुकसान उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है दवाई देने की निस्बत। तो लिहाजा मिर्गी की दवाई जो है वो हमल के दौरान बिल्कुल चलती है और बाकायदगी के साथ चलती है, उसको बंद नहीं किया जाता। बस थोड़ी सी बातों का ख्याल रखा जाता है, वो जो मैंने बताया है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अब हम इसके बाद इसकी लास्ट टॉपिक पर चलते हैं कि मिर्गी के मरीज़ को क्या क्या चीज़ें जो हैं उनकी ममानियत होती है। तो देखें, खाने पीने के हवाले से तो कोई ख़ास ममानियत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों से हम ज़रूर उनके करने से मना करते हैं। वो ये है कि मिर्गी के मरीज़ को ख़ुद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे ममालिक में दुनिया में ऐसे कानून हैं जिसमें लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और हैवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए मिर्गी के मरीज़ को, क्योंकि ऐसी चीज़ें करने से उसकी अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है और वो दूसरों की जान को भी ख़तरे में डाल सकता है। इसके अलावा आग जो है उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए अगर मिर्गी का मरीज़ घर में अकेला है। अगर घर में और अफराद मौजूद हैं तो फिर कोई डर नहीं है, आप आग के नज़दीक जा सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, हीटर के नज़दीक जा सकते हैं। बशर्त ये कि आपके पास कोई बंदा मौजूद है, खुदा न ख्वास्ता दौरा पड़ता है तो वो आपके बचाव के लिए वो आपके पास मौजूद हो। तो इसीलिए अगर आप अकेले हैं घर में तो फिर आप ये फायर की जो एक्टिविटीज़ हैं, कुकिंग वगैरह, ये ना करें। तीसरा ये इसमें कि जो है पानी, तो नहाने वगैरह की कोई ममानियत नहीं है, आप बिल्कुल जितना मर्जी नहाएं, घर में नहाएं, लेकिन आपने जो है ना डुबकी वगैरह किसी जगह में नहीं लगानी, चाहे वो स्विमिंग पूल है, तालाब है, नहर है या पॉन्ड है, बाथ टब है, इसमें आपने डुबकी नहीं लगानी। अलबत्ता पानी जो है वो आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। हाइट एडवेंचर्स जो हैं उनसे परहेज़ कीजिए। जिस तरह गांव से हमारे लोग आते हैं, वो दरख्त पर चढ़ने का शौक़ होता है, पींगे वगैरह झूलते हैं, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जहाँ से अगर दौरा पड़े और गिरने का डर हो। इसी तरह जो हमारे शहरों में झूले हैं, आसमानी झूले हैं, डिस्कवरी, फ्री फॉल, इस तरह के झूलों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। छतों पर चढ़ना, और छतों पर कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, बनेरों पर चढ़ना, इस तरह की एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें जहाँ से गिरने का डर हो। और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए आप PMC के चैनल को फॉलो कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।